हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन का हम बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, जो अब फाइनली ख़त्म हुआ है और फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है बीएचयू की वेबसाइट पे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन को, जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है आपका वो, और उससे एग्जेम्प्टेड दोनों मोड में किस तरह आप एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, पूरे डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सभी डिसिप्लिन्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं। सो जाते हैं बीएचयू की वेबसाइट पे, bhuonline.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पे BHU PhD 24-25, यहाँ पे पूरा बुलेटिन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा। अगर आप RET मोड से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये वाला लिंक काम करेगा। RET एग्जेम्प्टेड मोड से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाले लिंक से आपको अप्लाई करना है। सो अब पूरा नोटिफिकेशन एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डिटेल में देख लेते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है यहाँ पे। सो ये नोटिफिकेशन है जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, तो डायरेक्टली हम जो मेन इन्फॉर्मेशन है वहाँ पहुँचते हैं। नाउ, जो एडमिशन प्रोसेस है वो दो तरह से होने वाला है। एक तो है RET रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड मोड से, और दूसरा जो है दैट इज रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट मोड से। सो RET मोड और एग्जेम्प्टेड मोड दोनों में कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? सो सबसे पहले एग्जेम्प्टेड RET एग्जेम्प्टेड मोड में सिर्फ कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? हु हैव क्वालिफाइड फॉर JRF, जिनके पास JRF है, चाहे वो UGC CSIR का हो, ICMR का हो, DBT का हो, या कोई भी दूसरी नेशनल एजेंसी का हो जो कि हमारा CSIR के बराबर इक्वलेंट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन हु इज अदरवाइज एलिजिबल फॉर डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन। अब ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन? ये सेक्शन जी में दिया हुआ है, जो हम आगे आने वाले सेक्शन में देखेंगे। अब आ जाते हैं RET मोड पे। RET मोड से कौन कौन से स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं? सो ये JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो है वो इससे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन्होंने LS क्वालिफाई किया है CSIR या UGC नेट के द्वारा, तो LS क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैटेगरी 2 वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जिन बच्चों का PhD ओनली कैटेगरी में अभी जो एग्जाम हुआ था जून 2024 वाला, उसमें अगर आपका PhD ओनली कैटेगरी में हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल साइंसेज है, इस पर्टिकुलर एग्जाम का कोई नेट स्कोर नहीं होता है सच, राइट? सो इस कंडीशन में जो एग्रीकल्चरल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन होता है वो स्कोर यहाँ पे अप्लाई होगा। अब बढ़ते हैं आगे। सो RET मोड इंक्लूड स्कोर। सो जो RET मोड से बच्चे एग्जाम देंगे उनका 70% स्कोर कंसिडर किया जाएगा। जो आपका CSIR या UGC नेट का स्कोर है उसका वेटेज होगा 70%। 30% वेटेज होने वाला है आपका इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो इंटरव्यू में 30% वेटेज होगा, वहाँ से दोनों का स्कोर 70% आपका जो भी स्कोर रहा है वो कंसिडर होगा, 30% वेटेज इंटरव्यू का, दोनों को मिला करके फाइनल रिजल्ट यहाँ पे निकाला जाएगा। और जो स्टूडेंट्स UGC CSIR ASRB टेकन इनटू अकाउंट फॉर एडमिशन, जिन्होंने भी बेसिकली स्कोर इसका मिला है, कौन सा वाला? जून 2024 वाला। UGC CSIR या ASRB का जून 2024 वाला स्कोर ही सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा अगर आपने कोई और दूसरा पुराना कोई नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे स्कोर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। सो दीज आर द डिफरेंट डिसिप्लिन्स जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दोनों ही मोड यहाँ पे दिए हुए हैं, RET मोड और RET एग्जेम्प्टेड मोड। सो आई होप ये सबको समझ में आ चुका है कि RET एग्जेम्प्टेड मोड में जो है JRF क्वालिफाइड बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और RET मोड में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से वाले मोड में आप अप्लाई करना चाहते हो। नाउ मेरे ख्याल से आपको डिसीजन लेना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सीट्स। यहाँ पे RET मोड और एग्जेम्प्टेड मोड दोनों में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। सो जिस पर्टिकुलर में RET मोड में अगर आपके पास ऑलरेडी JRF है और आप एग्जेम्प्टेड मोड के लिए भी क्वालिफाइड हो, तो आई फील कि RET मोड के थ्रू अगर आप देते हो तो भी आपको अच्छा चांस यहाँ पे मिल सकता है, अगर सीट्स ज़्यादा हैं RET मोड में। ओके,
तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, ये जो है मेन डिसिप्लिन्स है, मेन सब्जेक्ट है, इनका यहाँ पे कोर्स का कोड दिया हुआ है। और साथ में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब के सब सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। कुछ अलाइड डिसिप्लिन से जो इनमें इंक्लूड होंगे, जैसे कि डेयरी टेक्नोलॉजी में यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। सो अलाइड सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स भी इस पर्टिकुलर मेन सब्जेक्ट के अंडर ही अप्लाई करेंगे फॉर पीएचडी। ओके, अगर आपका एमएससी डेयरी टेक्नोलॉजी में ना हो करके अगर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है या फूड टेक्नोलॉजी में है, तो भी आप डेयरी टेक्नोलॉजी के अंडर पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए सिमिलर वेज एप्लीकेबल होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया है अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। सो इसी तरह से बिल्कुल जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, आरईटी मोड में कितनी सीट्स हैं, आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड में कितनी सीट्स हैं, और सब्जेक्ट्स का पूरा डिटेल सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पे दिया हुआ है। सो फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज का डिटेल्स यहाँ पर है। आगे जाते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर सारी डिटेल्स यहाँ दे रखी हैं। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, एंड आगे बढ़ते हैं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, देन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, देन फैकल्टी ऑफ संस्कृत। नेक्स्ट आगे आ जाता है फैकल्टी ऑफ साइंस। सो फैकल्टी ऑफ साइंस को एक बार थोड़ा देख लेते हैं। फिजिक्स के अंदर पर्टिकुलरली आरईटी मोड से 57 सीट्स हैं और आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड में 19 सीट्स हैं। फिजिक्स के ये सब के सब एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, इन सब के स्टूडेंट्स बेसिकली फिजिक्स के अंडर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एमएससी इनमें से किसी सब्जेक्ट में है, ऑलराइट। या फिर अगर आप इनमें से भी किसी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं और फिजिक्स में आपका मास्टर्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो आरईटी मोड से है दैट इज 40 सीट्स और आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड से 30 सीट्स हैं। जियोलॉजी देन जूलॉजी में अगर देखें तो 8 सीट्स हैं आरईटी मोड से, 24 आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड से। बॉटनी के अंदर 7 सीट्स हैं आरईटी मोड से और 23 हैं आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड से। सो इसी तरह सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे दिए हुए हैं और ये अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, इनसे एमएससी किए हुए स्टूडेंट्स भी जूलॉजी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ अलग से डिटेल्स दिए हुए हैं। सो बीएचयू के मेन कैंपस के अलावा कुछ और सिस्टर इंस्टीट्यूट्स हैं बीएचयू के। सो इनके अंदर जो सीट्स अवेलेबल हैं वो इन्होंने अलग से नीचे की तरफ दी हुई हैं। सो ये कई सब्जेक्ट्स के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर जूलॉजी की 11 सीट्स और अलग से अवेलेबल हैं फॉर पीएचडी। सो ये बात हो गई फैकल्टी ऑफ साइंसेज के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मेडिकल साइंसेज एंड फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। देन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सारी सब्जेक्ट्स की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का दिया हुआ है। देन कमिंग नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज, देन फैकल्टी ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सभी की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो मैं बता रही थी कुछ अलग से इंस्टीट्यूट्स हैं। सो ऑल द वेकेंट सीट्स जो बेसिकली आरईटी मोड और एग्जेम्प्टेड मोड में दी हुई है वो तो बेसिकली डिपार्टमेंट का मेन कैंपस ही है, लेकिन कुछ सीट्स जो है महिला महाविद्यालय एमएमवी या आर्य महिला पीजी कॉलेज एएमपीजी, डीएवी पीजी कॉलेज डीएवी, वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन VCW एंड वसंत कन्या महाविद्यालय इज मेंशन्ड स्पेसिफिकली इन कॉलम 1। सो जहाँ मेन सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे इन इंस्टीट्यूट्स में कितनी कितनी सीट्स है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो दिया हुआ है। सो आई होप अब क्लियर हो जाएगा। ऊपर जहाँ पे भी ये दे रखा होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अपने देख लीजिएगा। रिजर्वेशन जो है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ओके, shall be used separately for RET main discipline and RET allied discipline, RET exempted main discipline and RET exempted allied discipline category। सो सभी में जो पर्टिकुलर कैटेगरी का रिजर्वेशन है उसको अलग अलग इन्होंने अप्लाई किया है। Candidates are advised to apply only if there is an advertised seat available in their eligible discipline. Okay, now मेन और अलाइड डिसिप्लिन को चूज कैसे करना है आपको। सो यहाँ पर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, सो यहाँ पे अलाइड डिसिप्लिन्स भी कुछ दिए हुए हैं। अगर आप आरईटी एग्जेम्प्टेड या आरईटी मोड के लिए एलिजिबल हैं किसी मेन डिसिप्लिन के अंदर, तो उस कंडीशन में आप मैक्सिमम 4 चॉइसेस डाल सकते हैं अलाइड डिसिप्लिन की। इन केस अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर 4 अलाइड डिसिप्लिन अवेलेबल हैं, 4 से कम अगर है तो जितने भी अवेलेबल हैं उतने आप अप्लाई कर सकते हो अपने मेन डिसिप्लिन के अलावा।
इन 4 के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस, मतलब आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी, जो 4 अलाइड सब्जेक्ट्स है उसमें सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड थर्ड फोर्थ, वो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम पे आपको डालना होगा। और इसका जब एडमिशन के टाइम पे कोई और चेंज इसमें एंटरटेन नहीं किया जाएगा, यहाँ साफ साफ बताया हुआ है। So it is responsibility of the candidate to ensure that he is eligible for admission in the allied disciplines, right? So ये पूरा डिटेल यहाँ पे दे रखा है. Now a candidate shall be considered for admission if he is eligible for RET or RET exempted mode in the concerned discipline in which he has completed the postgraduate course and fulfills the minimum eligibility criteria, जो अभी आने वाला है हम देखेंगे, ठीक है। या फिर हमने देख भी लिया था स्टार्टिंग में, जो RET एग्जेम्प्टेड में कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं और RET मोड के थ्रू कौन से बच्चे दे सकते हैं। इन केस द कैंडिडेट्स PG डिसिप्लिन इज नॉट द मेन डिसिप्लिन, तो उस कंडीशन में जो आपका RET एग्जेम्प्टेड मोड है लेकिन सब्जेक्ट जो अलाइड सब्जेक्ट में अगर आपका मेंशन्ड है टेबल 1 जो दे रखी है पूरी, उसके अंदर अगर अलाइड सब्जेक्ट्स में से किसी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया हुआ है तो भी आप मेन डिसिप्लिन के अंदर अपना PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। अब जो अलाइड सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ 20% सीट्स दी जाएंगी, मतलब अगर आपका मास्टर्स अलाइड सब्जेक्ट में है तो इस तरह के स्टूडेंट्स को सिर्फ जो टोटल सब्जेक्ट के अंदर सारी सीट्स है उसमें से 20% इस तरह के बच्चों को दी जाएंगी। और इन केस अगर 20% फुलफिल नहीं होती है तो मेन सब्जेक्ट में ये जो बची हुई सीट्स हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। सो PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए फैकल्टी वाइज यहाँ पे पूरी जो है डिटेल्स दी हुई हैं। सो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें क्या क्या आपको चाहिए, कौन से डिसिप्लिन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पूरा डिटेल दिया हुआ है, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, और मिनिमम आपको 55% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। वेटनरी और एनिमल साइंसेज में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, 55% एग्रीगेट चाहिए। देन सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पे पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो दिया हुआ है, इसको एक बार ध्यान से आप देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नाउ। ऑल राइट, सो रिजर्वेशन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। सो रिजर्वेशन इन द रोस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो जनरल OBC SC ST EWS PWD शेल बी सेपरेटली फॉर RET मेन, जैसा कि अभी मैंने बताया। सो जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उन सभी के अंदर बेसिकली अलग अलग रिजर्वेशन, जो जितना क्राइटेरिया जितना परसेंटेज होना चाहिए वो इन्होंने रिजर्वेशन रखा है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे जो PhD प्रोग्राम है उसके अंदर जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपको इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सो दैट इज OBC को 5%, SC ST को 5% एंड PWD को 5%। सो रिलैक्सेशन ऑफ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सो जो मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्कोर होगा उसमें इतना इतना रिलैक्सेशन इन कैटेगरीज को दिया जाने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे जनरल रूल्स हैं कुछ, सो इनको एक बार ध्यान से आप देख लीजिएगा कि क्या क्या रूल्स हैं जिनके अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, ऑलराइट, एंड RET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंडर कैसे फिल करेंगे। सो ये पूरा एक बार आप देख लीजिएगा। नाउ फॉलोइंग एडिशनल क्राइटेरिया, सो यस जी वाला ये एक बार थोड़ा सा हमको देखना था, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो RET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है उसके अंदर या तो जिन बच्चों के पास JRF है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक RET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो बच्चे फॉल करते हैं। सो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस RET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉल करते हैं, JRF अगर आपके पास है उसके अलावा। So a candidate who has qualified the national level test as mentioned in clause A, so that is JRF, जो कि कोई गवर्नमेंट बॉडी से ICMR, DBT, CSIR या UGC, इन सब का अगर आपके पास JRF है तो आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे।
या कोई कैंडिडेट कम्स अप विद नेशनली और इंटरनेशनली रिनाउंड पीएचडी स्कॉलरशिप द वैल्यू ऑफ विच इज एट पार ग्रेटर देन, सो कोई आपके पास नेशनल या इंटरनेशनल इस तरह का पीएचडी स्कॉलरशिप है जिसका जो अमाउंट है वो या तो यूजीसी सीएसआई जेआरएफ की इक्वलेंट हो या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप इस कोटा के अंदर फॉल करते हैं। इसमें यहाँ पे सुपर न्यूमररी कोटा अलग से दिया गया है जिसमें बच्चे डायरेक्टली आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अ कैंडिडेट हु इज सिलेक्टेड अंडर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ एआईसीटीई फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूजीसी, ये स्टूडेंट्स भी आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और फॉरेन नेशनल हु इज रेसिपिएंट ऑफ फेलोशिप बाय इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप्स, तो ये भी यहाँ पे बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। सो अ सेल्फ फाइनेंसिंग फॉरेन नेशनल इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम, हिज और हर एप्लीकेशन शेल बी रूटेड थ्रू इंटरनेशनल सेंटर ऑफ बीएचयू। सो ये सभी स्टूडेंट्स आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ फॉरेन नेशनल्स के लिए कुछ और क्राइटेरिया दिए हुए हैं नीचे पूरा डिटेल में। सो स्टूडेंट्स अब आगे आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2024। सो जिन स्टूडेंट्स का बेसिकली आरईटी एग्जेम्प्ट किया गया है, आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, उनका जो पूरा 100% वेटेज है वो इंटरव्यू को दिया जाएगा। इंटरव्यू के बेसिस पे इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स आरईटी मोड के थ्रू दे रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स का 70%, जैसा कि मैंने बताया, आपका या तो सीएसआईआर या यूजीसी नेट एग्जाम जो आपने दिया था उसका स्कोर 70% वेटेज रखेगा, और इसके बाद में 30% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा। सो इस तरह टोटल 100% काउंट करके इसके बेसिस पे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। Now the process for calling applicants to appear in interview, procedure for calling an interview. So जितने भी JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में। ओके, आरईटी कैटेगरी में सो टोटल परसेंटाइल ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे देखा जाएगा इन सभी का, ठीक है। और हर एक सीट के पीछे 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा यहाँ पे फॉर इंटरव्यू अलग अलग कैटेगरी में। सपोज फॉर एग्जांपल अगर जनरल कैटेगरी में 2 सीट हैं तो उसके लिए 20 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सपोज एसटी के अंदर एक सीट अवेलेबल है किसी सब्जेक्ट में तो 10 बच्चों को उस सीट के लिए आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो यहाँ पे 10 कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर ईच सीट अवेलेबल। Now, separately for RET main and RET allied disciplines under each subject code. So ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। मेरिट लिस्ट, द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेस ऑफ टोटल परसेंटाइल आउट ऑफ 100 एज गिवन इन टेबल है 3 and 4, जैसा कि ऊपर दिया हुआ था। इंटरव्यू की डिटेल्स यहाँ दी है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर एन इंटरव्यू कमिटी ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन और डिपार्टमेंट। द इंटरव्यू कमिटी विल इवेलुएट कैंडिडेट्स रिसर्च एबिलिटी एज पर द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ थर्स्ट एरिया ऑफ डिपार्टमेंट। तो आपका सब्जेक्ट जो होगा उसकी नॉलेज यहाँ पे चेक की जाएगी। फॉर फैकल्टीज ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो यहाँ पे इनका कुछ और डिटेल दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा। नाउ हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो www.bhuonline.in, ये मैंने दोनों ही लिंक्स आपको दिखा दिए थे स्टार्टिंग में ही बीएचयू पोर्टल पे, जहाँ जो आरईटी एग्जेम्प्टेड और आरईटी मोड के थ्रू, दोनों के थ्रू ही आपको अप्लाई करने के लिए अलग अलग लिंक दिए हुए हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग फी आरईटी से, चाहे आरईटी मोड से दे रहे हैं या आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 600 रुपीज़ का फ़ी पे करना है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को 300 रुपीज़ का फ़ी पे करना है। नाउ मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे पूरा दे रखा है किस तरह से आपको पे करना है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, सो इम्पॉर्टेंट डेट्स एक बार देख लीजिएगा। 6 जनवरी 2025 से फॉर्म फिलिंग शुरू हुआ था और 21 जनवरी को बंद कर दिया जाएगा। सो ऑलमोस्ट 15 डेज के लिए पोर्टल ओपन है, तो टाइम रहते अपना जो फॉर्म है उसको ज़रूर फिल कर लीजिएगा। इसके बाद में काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, इंटरव्यू और इंटरव्यू कंडक्ट करना, ये सब 27 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक ये लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 15 फरवरी से 5 मार्च के बीच में। देन क्लोजिंग ऑफ डेट ऑफ एडमिशन 6 मार्च तक बेसिकली आपका जो फाइनल एडमिशन डेट है वो ये रहने वाला है। नाउ डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर कंसर्न डिपार्टमेंट आपका 17 मार्च में आपको अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है
आफ्टर एडमिशन। सो ये पूरा प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होने वाला है। मतलब 6 जनवरी को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है और 17 मार्च तक आपको एडमिशन के बाद फाइनली अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर रिपोर्ट करना है। सो विद इन 2-2.5 मंथ्स टाइम ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ पे और भी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, इनका आप ध्यान से देख लीजिएगा। आफ्टर अप्लाइंग इनटू द डिपार्टमेंट आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है वो सब डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। सो स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ पे कंप्लीट मोस्टली जो चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और फॉर्म फिल करने से पहले इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप अगर आप लोगों का पीएचडी ओनली कैटेगरी में भी सिलेक्शन हुआ है तो आपको ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। बहुत अच्छा चांस है सभी स्टूडेंट्स के लिए। नाउ अगर आप लोग इसके अलावा CSIR नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंसेज या केमिकल साइंसेज के लिए, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको मिल जाएगा JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे, जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699 टू इवेल्युएट योर प्रिपरेशन, ऑल्सो टू गेट कॉन्फिडेंस कि एग्जाम में आपको 3 घंटे के टाइम में किस तरह टाइम मैनेजमेंट करना है। सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।